हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जेनेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है, व्हाट इज जेनेटिक्स। तो देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जो लिविंग बींग्स हैं उनमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी क्या है, जेनेटिक्स है। फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स वर्ड को जो यूज किया था वो थे बैटसन इन 1905। तो फर्स्ट द वर्ड जेनेटिक्स वाज यूज्ड बाय बैटसन इन 1905। द वर्ड हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीन। जेनेटिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के ग्रीक वर्ड जीन से बना है। किससे बना है? जीन से। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ पूछी जाती है। फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज किसने किया था? बैटसन ने किया था 1905 में। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच टेक्स प्लेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू गैमेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट सेक्सुअल, सेकंड एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जो है आपके गैमेट्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है लेकर जाते हैं, उनका ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है। और जो कैरेक्टर्स जीन के द्वारा 1 जनरेशन से अदर जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है वो कैरेक्टर जो है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाता है। तो यहाँ ये कह रहा है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। दिस ट्रांसमिशन ऑफ दीज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन, जो 1 जनरेशन है वो पेरेंटल जनरेशन होगी, टू ऑफ स्प्रिंग जनरेशन जो अदर या नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कौन सी होगी? ऑफ स्प्रिंग जनरेशन होगी, इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होगी? हेरिडिटी में क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफ स्प्रिंग जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। The term heredity was propounded by Spencer in 1863। हेरिडिटी वर्ड जो था वो किसने दिया था? स्पेंसर ने। कब दिया था? 1863 में। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अकर ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही स्पीसीज में जो है क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स प्रोसेस होता है, जिससे जो है वेरिएशंस आते हैं अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो एक सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में भी वेरिएशंस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स प्रोसेस होता है, जिससे वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडलिज्म। तो यहाँ देखो, मेंडलिज्म में लाइफ हिस्ट्री दी हुई है मेंडल की। तो ग्रेगोर जोहान मेंडल 1822 टू 1884। यहाँ देखो जो फर्स्ट ईयर है ये 1822, ये बर्थ के लिए होता है। सेकंड जो यहाँ दिया हुआ 1884, ये इनकी डेथ का ईयर है, इसमें इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। is known as the father of genetics because he was the first to propound the laws of heredity in plants। तो देखो, ग्रेगर जोहान मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब देखो, ग्रेगोर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टू प्रोपाउंड द लॉज ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट्स दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आपका आंसर होगा ग्रेगोर जोहान मेंडल। मेंडल वाज बोर्न ऑन
22 July 1822 in Silesian village of Hissendorf, province in Austria. मेंडल का जो जन्म था 22 जुलाई 1822 में सिलिशियन विलेज में हुआ, जो हिसेंड्रॉफ प्रोविंस में था और जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री में था। ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ फिलोसॉफी इन 1842, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने जो है 1842 में फिलोसॉफी में जो है डिग्री ली। ही बिकेम द फादर ऑफ ए चर्च इन ब्रुन सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया इन द ईयर 1843। और ये फिर 1843 में वापस आकर ऑस्ट्रिया के ब्रुन सिटी के चर्च में जो है फादर बने। इन द चर्च गार्डन मेंडल एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन पी। गार्डन पी प्लांट पर उन्होंने चर्च में जो गार्डन था उसी में जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए अपने गार्डन पी पर। बॉटनिकल नेम जो है इसका वो है पाइसम सैटाइवम फॉर 7 ईयर्स। और ये टाइम पीरियड जो था एक्सपेरिमेंट का वो क्या था, 7 ईयर्स का था। 7 वर्ष तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो 1856 से, यहाँ ईयर जो है वो होगा 1856 टू जो है 1863, 7 ईयर्स तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ये ईयर हो गए यहाँ। फिर देखो नेक्स्ट, द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट वर पुट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर एंड वर प्रेजेंटेड बिफोर ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए उन्हें रिसर्च पेपर के माध्यम से जो है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किए इन 1865 में। ठीक है। फिर ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने जो है 1866 में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनको पब्लिश्ड किया अपनी एनुअल रिपोर्ट में। अपनी एनुअल रिपोर्ट में जो है इन्हें जो है पब्लिश्ड कर दिया। और इसके लिए जो हेडिंग थी वो थी एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो इन द ईयर 1866 these experiments were published in the annual reports of the society under the heading of experiments on plant hybridization. On the basis of the results of Mendel's experiment on garden pea, laws of inheritance was propounded, which is also known as Mendelism. Mendel died on 6 January 1884. मेंडल ने जो है पी प्लांट, बॉटनिकल नेम था पाइसम सैटाइवम, पर जो है हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है दिया। और इसीलिए इन्हें मेंडलिज्म, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसे मेंडलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। रीजन्स फॉर मेंडल्स सक्सेस। मेंडल के सक्सेस की क्या रीजन थे? तो नंबर 1 है मेंडल स्टडीड ऑन पर्टिकुलर हेरिडिटी ऑफ वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एट वन टाइम। इन्होंने एक समय में केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ही जो है उसकी जो हेरिडिटी थी उसकी स्टडी की। तो मेंडल स्टडीड one particular heredity of one particular characteristic at one time. Second reason दिया है, Mendel very carefully performed statistical analysis of entire data of his hybridization experiments. Third जो था वो था Mendel made a careful choice of plant for his experiment. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ रीजन पूछे जाते हैं तो रीजन में जो है फर्स्ट सेकंड को अच्छी तरह से लर्न करें, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स। भाई मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का सिलेक्शन ही क्यों किया? यानी कि पी प्लांट में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट थे इसलिए इसको सिलेक्ट किया, तो वो इसमें हमें लिखने होंगे। तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, मेंडल चूज द garden pea
plant of his experiment because first, as it was an annual plant, study of different generation could be possibly done in less time. भाई ये एनुअल प्लांट है, इसकी कम समय में जो है कई जनरेशन की स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट है बीइंग बाइसेक्चुअल फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्चुअल हैं। होमोजाइगस और प्योर लाइन वैरायटी प्लांट्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि इसमें नेचुरली जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट आवश्यकता होने पर इसमें जो है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। ठीक है, थर्ड हो गया आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिकुलेशंस। हिंदी मीनिंग होता है विभूषण, प्लांट के पार्ट को अलग करके जो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है इन ए पी प्लांट वेरियस पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर फाउंड, यानी कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब वो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, अपोजिट जो है कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत नंबर में पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसके रीजन। अब देखो फॉर इज एक्सपेरिमेंट मेंडल चूज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर एज फॉलोज। विप्रियासी का मतलब था अपोजिट, विपरीत। जैसे कैरेक्टर्स लिया अपन ने हाइट ऑफ द प्लांट, तो यहाँ 2 कैरेक्टर होंगे, एक डोमिनेंट होगा और दूसरा जो होगा वो रिसेसिव होगा। तो हाइट ऑफ द प्लांट में डोमिनेंट क्या है, टॉल, और रिसेसिव क्या है, डॉर्फ। इसी प्रकार से पोजीशन ऑफ फ्लावर में जो है एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। शेप ऑफ मैच्योर्ड पी इन्फ्लेटेड जो है वो क्या है, यहाँ डोमिनेंट है। और नेक्स्ट रिसेसिव जो है वो है कॉन्स्टिटेट, यानी कि संकीर्णित। कॉन्स्टिटेट यानी कि संकीर्णित, सिकुड़ी हुई अवस्था होती है। नेक्स्ट कलर ऑफ इमेच्योर पी, डोमिनेंट जो है इसमें ग्रीन है और रिसेसिव जो है इसमें येलो है। कलर ऑफ द फ्लावर वायलेट जो है डोमिनेंट है और वाइट जो है वो रिसेसिव है। शेप ऑफ द सीड राउंडेड डोमिनेंट है, प्रिंकल्ड रिसेसिव है। कलर ऑफ द सीड येलो डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो क्या है आपके रिसेसिव है। यहाँ देखो इनको विद डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सीड दिया है, ये राउंड है बिल्कुल, ये देखो राउंड, बट ये पिंकल्ड है यानी झुर्रीदार है। ठीक है, कलर ऑफ सीड येलो और ये ग्रीन। कलर ऑफ फ्लावर वायलेट वाइट। शेप ऑफ मैच्योर पी इन्फ्लेटेड, और यहाँ आ गया आपके कंस्ट्रक्टेड यानी कि सिकड़ी हुई, देखो ऐसी झुर्री सी पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कलर ऑफ इमेच्योर पी ग्रीन और इसमें येलो हो गया। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल और दूसरी क्या है टर्मिनल। एक्सियल का मतलब यहाँ पर हो गया अक्ष पे हो गया, यहाँ पे फ्लावर होंगे अक्ष पे। ठीक है, और टर्मिनल का मतलब होता है अग्र वाले भाग पर, इस आगे वाले भाग पर ही जो है फ्लावर होंगे। नेक्स्ट है हाइट ऑफ द प्लांट, ये लॉन्ग डोमिनेंट हो गया और ये डॉर्फ जो है वो रिसेसिव हो गया। ठीक है, तो ये विपरीत हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म की देखो, मेंडल की डेथ जो है वो 6 जनवरी 1884 में ही हो गई थी। उस समय तक मेंडल को कोई नहीं जानता था। मेंडल को जो प्रसिद्धि मिली है वो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी के बाद जो है ये फेमस हुए हैं। उसके पहले मेंडल के बारे में कोई नहीं जानता था।
तो ये रीडिस्कवरी कब हुई? 1900 में। कब हुई? 1900 में हुई। किसने की? होगो डी व्रीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी, एरिक वॉन शेरमैक ऑफ ऑस्ट्रिया। इन सब ने जो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग अपने अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स किए, और इनके रिजल्ट्स क्या थे? सेम थे। उसके बाद जो है मेंडल के जो वर्क थे उनकी रीडिस्कवरी हुई। ठीक है। तो द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस 1865 प्रोपाउंडेड बाय मेंडल्स वर नॉट इनिशिएटेड फॉर 35 years बाय एंट्री बायोलॉजिस्ट। तो देखो यहाँ 35 years तक जो है मेंडल को प्रसिद्धि नहीं मिली। कॉन्टेम्पोररी बायोलॉजिस्ट इनको प्रसिद्धि कब मिली? जब रीडिस्कवरी कब हुई? 1900 में। किसने की? हुगो डी व्रीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन शेरमैक ऑफ ऑस्ट्रिया ने की। इन सब ने इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट किए थे और इनके रिजल्ट सेम थे। उसी के साथ जो है मेंडल के वर्क, जो मेंडल ने कार्य किए, उनकी रीडिस्कवरी हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास है वो है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। भाई जेनेटिक्स में जो वर्ड यूज किए गए हैं उनके बारे में। ठीक है। टू अंडरस्टैंड मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है जीन। द फैक्टर which controls any one character is called gene. The word factor was used by Mendel for a gene. The term gene was later on given by Johnson. भाई जो ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले स्ट्रक्चर्स थी, मेंडल ने तो उन्हें फैक्टर कहा और जॉनसन ने उन फैक्टर्स को ही क्या कह दिया? जीन का 1909 में। ठीक है। नेक्स्ट है एलील या एलिलोमॉर्फ। द टर्म एलिलोमॉर्फ एलील वॉज यूज्ड फॉर द फैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। फॉर एग्जाम्पल द जीन्स, यहाँ देखो कैपिटल टी लिखा एंड स्मॉल टी फॉर टॉलनेस एंड डॉर्कनेस। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए लिखा जाता है एंड स्मॉल टी जो है वो डॉर्कनेस के लिए लिखा जाता है। आर एलिल्स फॉर हाइट इन कार्डन पी। तो इन एलिल्स के द्वारा लिखा जाता है। डोमिनेंट जो करेक्टर्स होंगे उन्हें कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। रिसेसिव करेक्टर्स को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। नेक्स्ट है होमोजाइगस। एन इंडिविजुअल हु contains identical alleles of a gene or factor of a character on his homologous chromosomes is called homozygous. For example, capital TT allele pair is homozygous for height in pea plant. Capital TT or small tt is another example. इसमें क्या होता है? जीन पेयर के दोनों जीन सेम हो तो वो होमोजाइगस होता है, चाहे वो डोमिनेंट हो या वो रिसेसिव हो। और दोनों सेम नहीं है तो वो हेटेरोजाइगस होता है। वो क्या होता है? हेटेरोजाइगस होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस। एन इंडिविजुअल हु कंटेन्स टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर or two different alleles of a gene on his homologous chromosomes is called heterozygous. यानी कि इसमें जैसे हाइट के लिए लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जीन पेयर में सेम नहीं है दोनों। एक डोमिनेंट है, दूसरा क्या है? रिसेसिव है। हालांकि दोनों हाइट के लिए हैं लेकिन डिफरेंट है, तो ये क्या होगा? हेटेरोजाइगस। यदि दोनों सेम होते तो क्या होता? होमोजाइगस। नेक्स्ट है फिनोटाइप। external and functional traits of a living organism produced due to the interaction of genes and environment is called phenotype. By
किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होती है वही क्या है, फिनोटाइप है। वही क्या है, फिनोटाइप है। फॉर एग्जाम्पल टॉल प्लांट्स कैन बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हियर टॉलनेस इज द फिनोटाइप। भाई जो होमोजाइगस टॉल है उसके लिए कैपिटल टी लिखा जाता है, और जो हेटेरोजाइगस टॉल होता है उसके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा जाता है। बट दोनों के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे होंगे, दोनों ही टॉल होंगे। तो ये करेक्टर क्या है यहाँ, फिनोटाइप है। ये क्या होगा यहाँ, फिनोटाइप। जीनोटाइप में क्या होता है, केवल जेनेटिक स्ट्रक्चर देखी जाती है। क्या देखी जाती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर देखी जाती है ऑर्गेनिज्म की। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। प्योर और होमोजाइगस जो होते हैं वो हमेशा प्योर होते हैं। जैसे होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, तो ये प्योर है, प्योर टॉल प्लांट होगा। हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इम्प्योर टॉल प्लांट होगा। ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स, द एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स को जो है कैपिटल लेटर से लिखकर जो रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर्स, द एलील विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रास्टिंग डोमिनेंट एलील्स इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स। और रिसेसिव कैरेक्टर्स को जो है स्मॉल लेटर से लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट इज ए क्रॉस made to study the inheritance of a single pair of alleles or factors of a character and is called monohybrid cross. Dihybrid cross, it is a cross made to study the inheritance of two pairs of factors or alleles of two genes and is called dihybrid cross. ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, 3 पेयर हो जाएंगे। A cross in which the inheritance of 3 pairs of alleles or factors are studied in called trihybrid cross. Polyhybrid cross, the cross in which the inheritance of various pairs of alleles or factors are studied is called polyhybrid cross. अब नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। अगला क्या है, टेस्ट क्रॉस। The cross in which F1 generation is crossed with the recessive homozygous parent is called test cross. इसकी डिटेल से इस पर डिस्कशन जो है हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ करेंगे। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इनके बारे में। ठीक है। बैक क्रॉस, द क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन इज crossed with one of its parent is called बैक क्रॉस। इससे एक्सप्लेन अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ करेंगे। डिटेल आएगी आगे इसकी उसमें। रेसिप्रोकल क्रॉस, द क्रॉस इन विच प्लांट ए जो हमने क्या लिया, कैपिटल टी इज यूज्ड एज द मेल पेरेंट। ये क्या मेल पेरेंट है। वाइल प्लांट बी स्मॉल टी लिया और इसे फीमेल पेरेंट की तरह हम यूज कर रहे हैं। किसकी तरह, फीमेल पेरेंट की तरह। फर्स्ट केस में हमने ए प्लांट लिया कैपिटल टी मेल प्लांट का, इसे बी प्लांट लिया स्मॉल टी फीमेल प्लांट का। सेकंड केस में हमने क्या किया, प्लांट ए जो स्मॉल टी था यूज्ड एज द फीमेल प्लांट, फीमेल पेरेंट कहा है इसे हमने। पहले मेल कहा है, अब इसे हम क्या करें सेकंड केस में फीमेल, और जिसको हमने पहले फीमेल कहा है उसको इसमें क्या कहेंगे, मेल। बी प्लांट स्मॉल टी को जो है मेल पेरेंट की जगह यूज करते हैं। तो ये कह रहा है इन सेकंड केस प्लांट ए कैपिटल टी इज यूज्ड एज द फीमेल पेरेंट एंड प्लांट बी स्मॉल टी इज यूज्ड एज द मेल पेरेंट। ठीक है ना, विच इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी कि 2 केस यहाँ हुए। फर्स्ट केस में जिसे हमने मेल कहा सेकंड में उसे फीमेल कह दिया। फर्स्ट में जिसे फीमेल कहा सेकंड में उसे मेल कह दिया। ठीक है, वो होता है रेसिप्रोकल। पेरेंटल जनरेशन, द प्लांट्स विच आर क्लोज टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग आर कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन। F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो देखो क्या होगा फर्स्ट फिलियल में
द फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट जो है इंडिविजुअल्स और पेरेंट्स एप टू सेकेंड फिलियल जनरेशन थी द हाइब्रिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस बिटवीन एफ वन जनरेशन। फर्स्ट में तो क्या होता है, किसके बीच क्रॉस होगा, फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस बाय द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल और पेरेंट्स में होता है। फिर जो F1 बनी उस F1 में जो है सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो जो है नेक्स्ट जनरेशन जो आती है वो F2 जनरेशन होती है। मोनोहाइब्रिड रेशो, इट इज़ द रेशो ऑब्टेन्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड रेशो, इट इज़ द रेशो ऑब्टेन्ड बाय डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन्हें क्रॉस को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।